नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का मुख्य विषय होगा गांधी जी पर संक्षिप्त चर्चा। मैं गांधी जी पर कुछ चर्चा करूं, इसके पहले हम जहां खड़े हैं उस परिवेश के बारे में आपको परिचय करा दें। यह वह स्थल है जहां पर अरैल के पास कह लें DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में जो आसाराम बापू का आश्रम है, उसी के ठीक सामने का किनारा है। इसे जमुना जी का कछार भी कहते हैं। जमुना गंगा यहाँ चूँकि मिल गई है तो भी गंगा के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये आसाराम बापू का आश्रम है और अब भी यहाँ पर लोग इक्के दुक्के आते जाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आसाराम बापू को कुछ मामलों में जेल में रहना पड़ा और अब भी रह रहे हैं। तो इतना उत्साह इन भक्तों में अब इस समय नहीं है, क्योंकि मुख्य आदमी थोड़ा सा परेशानी में है। तो ये है मोटा मोटा यहाँ का भौगोलिक परिवेश, और हम इसके बाद चर्चा करेंगे गांधी जी पर। हम गांधी जी के जीवन के बारे में सामान्य रूप से दो भागों में उनके जीवन वृत्तांत को बांट कर देखें तो सरलता होगी। भाग एक में उनके जीवन के प्रारंभिक चीज़ें और भाग दो में राजनीतिक या उनका आध्यात्मिक सफ़र। प्रारंभिक परिचय में जैसा कि जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, जो एक दीवान पद पर थे, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा बाई, जिनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि 1881 में। उसमें लगभग गांधी जी की आयु भी 13 थी, कस्तूरबा गांधी की भी आयु 13 वर्ष थी। ये उनका प्रारंभिक जीवन परिचय रहा। दूसरा उनका सफ़र होता है जब वे 1889 में बैरिस्ट्री की डिग्री लेने लंदन जाते हैं और 1891 में वापस आते हैं। उसके बाद 1893 में एक व्यापारी शेख अब्दुल्ला का मुकदमा देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। हालांकि इनका जो सफ़र था इतना लंबे समय तक का नहीं था, लेकिन कार्य और वहाँ की समस्या की वजह से कुछ वर्षों के लिए गए थे, लेकिन 21 साल गुजार दिए। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पदार्पण 1893 में हुआ और पहली बार जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो उसमें SS राजपूताना जहाज़ थी, उस जहाज़ से गए। कभी कभी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि किस जहाज़ से पहली बार दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे। वहाँ का राजनीतिक सफ़र, मुकदमा के बाद जो कुछ था देखे। वहाँ के भारतीयों की समस्याएं बहुत बड़ी थी। मुख्य रूप से वहाँ के जो काले लोग थे और जो गोरे लोग थे, उनके बीच में बड़ी असमानता थी। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक उपनिवेश था या कॉलोनीज थी,
और वहाँ पर भारतीयों के लिए कह लीजिए अधिकार के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने एक संघर्ष किया और पहली बार 1894 में भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना की। एक संस्था थी जो हक और अधिकार के लिए लड़े जाने के लिए जरूरी था। गांधी जी का दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला, जिसके माध्यम से ये अपने विचारों को, अपने भावों की, लोगों की समस्याओं को उसमें दर्शाते थे। उसमें यह पेपर इंग्लिश में निकलता था, इंडियन ओपिनियन, और ख़ासकर भारतीय लोगों की समस्याओं पर यह आधारित रहा करता था। वहाँ के लोगों को वहाँ की समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्होंने पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया। और सत्याग्रह का मतलब गांधी जी के अनुसार सत्य के साथ किसी चीज़ के लिए अनुरोध करना, प्रार्थना करना ही उनका सत्याग्रह का मूल अवधारणा में सम्मिलित था। हालांकि 1905 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आए थे, लेकिन मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका से कह लीजिए कि 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। इसके पहले भी वहाँ पर उन्होंने और कई कार्य किए, जैसे फिनिक्स फार्म की स्थापना, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। उसमें ये होता था कि जो उस सत्याग्रह के दौरान जेल में गए हैं, तो उनके जो बच्चे थे अपने जीवन यापन को कैसे चला पाएँ, तो एक विशेष प्रकार का एक ट्रस्ट था जिसके परिवार का भरण पोषण इनके माध्यम से किया जाता था। यह फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म का मूल उद्देश्यों में सम्मिलित था। यह गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका संघर्ष था। भारत में आते हैं 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और वहाँ पर अपने अनुयायियों के साथ रहने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना और उनके अनुसार ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत खासकर भारत में शुरू करने के लिए योजना बनाई। कि गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को बताया कि पहले पूरे भारत का भ्रमण करें, तभी किसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो। इसलिए सबसे पहले इन्होंने भारत भ्रमण की योजना बनाई और भारत भ्रमण किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से इनके राजनीतिक आंदोलन की खासकर भारत में शुरुआत होती है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1924 में बेलगांव अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ख़ासकर गांधी इम्पैक्ट जो 5 मार्च 1931 के हुआ, वो भी काफ़ी चर्चित विषयों में से एक है। 1932 में पूना पैक्ट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ और काफ़ी चर्चित रहा और आज भी वो चर्चित है। इसमें कहा जाता है कि दलितों का जो 2 मतों का अधिकार था, वो गांधी जी ने इस पैक्ट के माध्यम से समाप्त करके उन्हें अलग से सीटों का रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में दिया। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें उन्होंने पहली बार डू और डाई का नारा दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन कई दृष्टियों से सफल रहा। हालांकि आज़ादी का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन इसको हम असफल भी नहीं कह सकते। 30 जनवरी 1948 को एक सिरफिरे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी और गांधी जी के इस घटना को हम
एक राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का एक विचार था ट्रस्टीशिप, जो बड़ा चर्चित है। ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि हम अपने संपत्ति को, जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है, वो एक जगह न्यस्त कर दे, वो मालिक रहे, लेकिन उस संपत्ति का प्रयोग समाज के लोग करें। यह गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत बहुत ही कह लें कि चर्चित रहा। हालांकि इसका कोई पालन नहीं किया, लेकिन इसमें अच्छे सुझाव दिए गए थे। गांधी जी की कुछ पुस्तकों में हम चर्चा कर लें, हिंद स्वराज, और दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे जीवन का प्रयोग, बहुत भी आज भी चर्चित है। और पत्रों में यंग इंडिया, नवजीवन जैसे पत्र काफ़ी चर्चित रहे। गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके आदर्श, उनके बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में हैं, जिसे हमें अपनाना चाहिए और एक नए भारत के निर्माण के लिए उनके सत्य, अहिंसा के जो मार्ग थे आज भी उपयोगी है। हालांकि कुछ लोग उनके कुछ विचारों से असहमत भी हैं। जैसे गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। हालांकि दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। हरिजन संघ की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। लेकिन इसके बावजूद कई दृष्टियों से कुछ लोग उनके आलोचक भी रहे, और कुछ लोग मानना था कि मुसलमानों को अधिक समर्थन करने का या पाकिस्तान विभाजन का समर्थन करने का नाथूराम गोडसे, जो आरएसएस का एक सदस्य भी था, उनके द्वारा इस कारण मारा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है हम नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि ऐसी चर्चाएं समाज में व्याप्त हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।